उन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है, निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक तरीका तो यही था कि मान लो 1 और 2 के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इन दोनों को पहले 1 और 2 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3/2 ये एक परिमेय संख्या आ गई जो 1 और 2 के बीच में होगी। ठीक है, अब मान लो 5 ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है, तो फिर ये जो 3/2 आया है इसको, ये यहाँ पे कहीं पे 3/2 होगा। अब 3/2 और 1 के बीच की एक परिमेय संख्या निकाल दो, ये भी तो 1 और 2 के बीच में ही होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 1 और 3/2 को जोड़ेंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और ये भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो उसके लिए अलग से हम आपको बता देंगे अलग सेक्शन में कि इन सब का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है। ठीक, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, फिर जो एक संख्या निकल कर आएगी उनको किसी किसी दोनों के बीच में, मान लो इस 3/2 को फिर एक बार 2 से जोड़कर 2 से भाग दे दोगे, 3/2 प्लस 2 करके 2 से भाग दे दोगे, तो इस दोनों के बीच की एक संख्या आ जाएगी। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालना है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, आ गई। 5 निकालना है तो ये एक आ गया, फिर इसको और इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, फिर 2 से भाग दे दो, इन दोनों इस रूप में जिसके नीचे में 6 हो। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, नीचे में 6 हो और 2 के बराबर हो, तो 2 परिमेय संख्या है वो क्या है, 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, 2/1 ये है। अब इसको नीचे में 6 बनाना है, तो नीचे में 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 है, इसको 6 से अगर गुना कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। अब नीचे चूंकि 6 से गुना किया है तो ये ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तब ये इसका मान बदलेगा नहीं, ये 2 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे अगर एक साथ समान संख्या से गुना करोगे तो उसका मान, परिमेय संख्या का मान बदलता नहीं है। अगर सिर्फ नीचे में गुना कर देते तो गलत हो जाता, 2 और 2/6 अलग अलग संख्याएं हो जाएंगी, बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों में गुना कर दिया तो ये क्या हो गया, 6 दूनी 12 और नीचे में 6 एकम 6, 12/6 क्या हो गया, ये 2 के बराबर हो गया, तो 2 को हम लिख सकते हैं 12/6। अब ये 1 के बराबर क्या हो गया, 6/6, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। ये सब हमने कल बताया था, उसी को अभी थोड़ा सा फिर से देख रहे हैं। ठीक है, जो हमने अभी लिखा है वो मिटेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी पर लिख लेते हैं, इसको मिटाने में थोड़ी समस्या आ रही है, आगे इस स्लाइड में फिर ठीक से देखेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका 6/6, 1 के बराबर हो गया, और 12/6। अब इन दोनों के बीच में आप परिमेय संख्याएं निकाल दो, तो हमारा 1 और 2 था, 1 हो गया हमारा 6/6, ठीक, और 2 हो गया हमारा 12/6, इन दोनों के बीच में परिमेय। अब 6/6 के बाद 7/6, 8/, एक 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 बढ़ाते जाओ, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये आपका हो गया क्या, 5 परिमेय संख्याएं हो गई जो इन दोनों के बीच में है। किन दोनों के बीच में, 6/6 और 12/6 के बीच में। और 6/6 क्या है, ये तो 1 है, और 12/6 क्या है, 2 है। तो घुमा फिरा के फिर से ये पांचों संख्याएं किसके बीच की परिमेय संख्या हो गई, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। तो इसी तरह से आप किसी भी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। जब अभ्यास में और भी प्रश्न करेंगे तो और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। अब इसके आगे देखो, अभी जब ऐसे, अभी हमने क्या किया कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात की। तो ये सवाल आता है कि क्या 1 और 2 के बीच में सिर्फ 5 ही परिमेय संख्याएं होंगी या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अभी 5 निकालना हो, आप 10 निकालो, 15 निकालो, 20 निकालो, उतनी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि किसी भी दो संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच। आप इसको नोट करके लिख लो। नोट का मतलब होता है ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, नोट का मतलब क्या होता है, ध्यान देने योग्य बातें। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में मतलब होता है ध्यातव्य, मतलब ध्यान देने योग्य बातें। तो ये ध्यान देने की बात क्या है कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में, ये एक भी परिमेय संख्या है, दो भी परिमेय संख्या, ये तो आप समझ गए हो पहले से। इंटीजर, ये पूर्णांक संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है।
तो संख्याओं को पहचानना तो आप जान चुके हो, सीख चुके हो। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत रूप से अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। प्रश्नों में हमें कभी 2, 4, 5, 10 निकालने के लिए आएगा, लेकिन हो अनंत सकती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में हमने निकाला था 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 ऐसे निकाला था, 11/6 ऐसे निकाला था, 5 निकाला। अभी देखो 7/6 और 8/6 के बीच में भी चाहो तो आप 5, 10, 15, 20 ऐसी संख्याएं निकाल सकते हो। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो और उसको 2 से भाग कर दो, तो एक संख्या निकल कर आ जाएगी। फिर ये जो संख्या निकल कर आएगी, इसको एक बार इसमें जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, तो इस दोनों के बीच की निकल कर आ जाएगी। फिर इसको और 8/6 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, तो इसके बीच की निकल कर आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में भी दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, तो इसके बीच में निकल कर आ जाएगी। इन दोनों के बीच में भी दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, तो इसके बीच के निकल। और ये जितना भी निकल कर आएगा, ये 7/6 और 8/6 के बीच में ही होगा। तो इस तरह से आप जितना तक दो से जोड़ दोनों को जोड़ते जाओगे, 2 से भाग करते जाओगे, तो इस तरह से कितनी बार कर सकते हो आप, कितना जितना बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। मतलब अनंत संख्याएं होती हैं किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में, उसी को समझाने के लिए हमने आपको ये बताया। ठीक, तो आप इसको लिख लो, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अनेक या आप अनंत भी लिख सकते हो। ठीक, अपरिमित मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, एकदम अनंत हो सकती हैं, जितना निकालना चाहो लिख सकते हो। तो इसको आप नोट करके लिख लो और नोट के बगल में एक स्टार लगा दें। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। अब परिमेय संख्या पहचानना हमने सीख लिया है, और दोनों संख्याओं के दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना सीख लिया है। अब हम देखेंगे ठीक है, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ कि आवाज़ वगैरह सब ठीक ठाक आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद आपका एनसीईआरटी किताब में देखोगे अगर, तो एक प्रश्न अभ्यास है। तो हम ये जो पढ़ेंगे, इसमें अभ्यास भी साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ में करेंगे और आपको बताएंगे, कुछ होमवर्क भी देंगे धीरे धीरे। फिर आप उसको कैसे आपको वापस मुझे बताना है वो भी तरीका बताएंगे, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आज देखते हैं प्रश्नावली 1.1। इसका प्रश्न का हो सकता है आप लोगों ने किया भी होगा, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप अभी हमारे साथ करेंगे, और इसके बाद हम आपको इसको होमवर्क के रूप में भी देंगे, और बाद में आपको वापस कैसे दिखाना है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें है, अभी साथ में करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? चल रहा है तो ठीक चल रहा है। ठीक है, तो देखो, हमने आपको पाठ पढ़ाते वक्त बताया था, समय बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो शून्य, अब उस परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक हों। ये दोनों देखो, ये इतनी बार आएगी आएगी बातें कि आपको याद हो जाएगी। कितनी बार मैं अभी तक में बोल चुका हूँ, p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं p बटा q के फॉर्म में, जहाँ p q पूर्णांक हो और 0 q 0 नहीं हो? तो इसको लिख सकते हैं। देखो 0 को आप लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/5, 0/3, कुछ भी लिख सकते हो। 0/6, 0/6 क्या होगा? 0 होगा। 0/3 क्या होगा? 0 होगा। 0, सबसे पहले एक चीज और समझो आप, कि इस बटा का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक
जैसे मान लो 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 का मतलब क्या है कि इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, ठीक, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। और इस बटे में लिखने का मतलब है कि अंश में हर से भाग देते हैं, अंश में क्या करते हैं, हर से भाग। 1/2 का मतलब एक को दो भागों में बांटना। भाग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 50 में आप 2 से भाग दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 को दो बराबर भागों में बांटना, ठीक। मान लो आपके पास 50 सेब है, 2 से भाग देना, तो कितना आएगा, इसका 25 आएगा। तो दो आदमी में अगर 50 सेबों को बांटना है तो कितना कितना करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 25 25 दोनों को देंगे। यही होता है भाग। और इस बट्टा का मतलब भी वही होता है, ठीक। तो एक को दो भागों में बांटना। तो इसी तरह से आपके पास मान लो एक सेब है, दो भागों में बांटना है, तो आधा आधा कर देंगे, तो उसको 1/2। तो यहाँ पर 0/1 का क्या मतलब है कि जीरो को एक भाग में बांटना है। यहाँ 0/2 का मतलब क्या है, जीरो को दो भागों में बांटना। और जीरो का मतलब क्या है, कुछ नहीं। आपके पास जीरो है, उसको दो भागों में बांटना है, तो क्या होगा, जीरो ही रहेगा। आपके पास कुछ नहीं है और उसको दो लोगों में बांटना है, तो आप दोनों को क्या दोगे, कुछ नहीं दोगे। तो 0/2 भी क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। 0/3 भी क्या होगा, जीरो ही रहेगा। जीरो बट्टा में कुछ भी लिखो जीरो के अलावा। 0/0 आप मत लिख देना, क्योंकि ये क्या होता है, ये अपरिभाषित टर्म है। ये आपको आगे 11वीं क्लास में आप इसके बारे में पढ़ोगे। 0/0 नीचे में जीरो का मतलब क्या होता है, ये आप बाद में पढ़ोगे, 11वीं क्लास में पढ़ोगे, ठीक। इसीलिए जब परिमेय संख्या क्या करते हैं, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर नीचे में जीरो लिखा हुआ है मतलब वो अपरिभाषित है, ठीक। अभी 11वीं क्लास के बाद आप उसके बारे में थोड़ा चर्चा विस्तार से होती है, ठीक। तो जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और किस तरह से लिख सकते हैं, 0 आपको जो मर्जी संख्या बट्टा में लगा दो वो हो गया। तो क्या क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर जीरो नहीं है, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। और कैसे लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। आप 0/1 लिखो, 0/2 लिखो, 0/3 लिखो, 7 लिखो, जो संख्या आपको पसंद आए वो लिख दो, ठीक। अगला सवाल, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 6। अब 6 परिमेय संख्याएं आप कैसे ज्ञात करोगे 3 4 के बीच में, तो तरीका हमने आपको बताया है। अभी आप एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे कि कैसे किया जाता है। दो तरीका हमने आपको बताया हुआ है। पहला क्या, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आपको निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, ठीक। तो वो उसी तरीका से पहले हम बनाते हैं। 3 और 4 है, पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे। हम जानते हैं, देखिए इसका लिखा हुआ सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप मोबाइल में खोलकर देख सकते हो। वो क्लास के बाद आराम से बना करके हम आपको कोई प्लेटफॉर्म और उसका लिंक दे देंगे, बता देंगे कि कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी साथ में कैसे करते हैं वो समझना है, बनाना है, ठीक है। वो आपको बाद में मिलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन प्रश्नों का खुद से हल ही ना लिखो। हल लिखना है तभी आप सीखोगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं, किसी भी दो संख्या, मान लो कोई भी दो संख्या हो x और y, x की जगह पे आप कोई भी परिमेय संख्या लिखो, y की जगह पे कोई भी संख्या लिखो, ठीक। उसके बीच की परिमेय संख्या अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई और बट्टा में 2। ये इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या होती है, ठीक, होती है। मालूम है इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या, ये हमने आपको परिमेय संख्या निकालने में बताया था कि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो हमें निकालना है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, 3 जोड़ 4 बटा, ये क्या आया, 7/2। ये हो गई एक परिमेय संख्या, ठीक। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, ये 7/2 कहाँ आया, ये 3 और 4 के बीच में कहीं पे 7/2 होगा। अब 3 और 7/2 के बीच की निकाल देंगे, वो भी तो 3 और 4 के बीच में ही होगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना, ये 3 और 4 के बीच में 7/2 है। अभी 3 और 7/2 के बीच का कोई संख्या निकालेंगे, वो भी तो 3 4 के बीच में होगा। वही करेंगे, मान लो 7/2 और जोड़ 3, और इसको पूरा को 2 से भाग दे दो। अब इसको भिन्न का जोड़ कीजिए और लिखिए कि आप कैसे लिखते हो। 7/2 और 3 को भिन्न का जोड़ करोगे, ऊपर में पहले भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 और 3 लिखा हुआ है मतलब 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 2 और 1 का लघुत्तम 2 होगा। 2 से इस 2 में भाग देते हैं, एक मरतबा उस 1 से ऊपर वाले को गुना करते हैं तो 7 हो जाएगा, प्लस इस 1 से 2 में भाग देंगे, 2 मरतबा लगेगा, और उसको फिर 2 से 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और ये पूरे के बट्टे में ये 2 तो पहले से है, ठीक। अभी हो गया 7 6 13/2, और ये पहले से फॉर्मूला वाला जो तरीका है, मेथड वाला 2, ठीक। अब 13/2/2, 13/2/2 का मतलब क्या हुआ,
ये बताओ कि 13/2 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, अभी मैं पूरा डिटेल में हर स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन गणित में जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ जाओगे तो कुछ स्टेप को आप मन में करके डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अभी समझने के लिए हम हर स्टेप लिख रहे हैं। यहाँ पर 13/2/2 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/4, लेकिन कैसे आया वो 13/4 पहले शुरुआत में मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ठीक, तो 13/2 ऊपर में एक संख्या है, उसको हम 2 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसको 2 से भाग देने का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाग 2। अब भिन्न का जोड़ में, जोड़ घटाव गुना भाग में आपने सीखा होगा कि भिन्न में किसी भी संख्या से भाग देने का मतलब है उस भाग को गुना में बदल देते हैं और संख्या को पलट देते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 13/2 और भाग जो है वो गुना में आ जाएगा और 2 जो है वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मतलब 2/1 है, तो 1/2 हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा 13, 13 गुने 13 13 और नीचे वाले गुना करते 2 दूनी 4। तो ये एक संख्या आ गई 13/4 जो इन दोनों के बीच में आई, 13/4। अब ऐसे ही 7/2 और 4 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो एक संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, तो 3 हो जाएगा। फिर आप इसको और 7/2 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, या फिर इसको और 7/2 को जोड़ से भाग दे दो, इस या फिर 13/4 और 3 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, किसी भी दो संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो आपको जो संख्या आएगी वो परिमेय संख्या होगी। अब इस प्रश्न में चूंकि किसी भी दो संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो हो सकता है कि किताब के उत्तर से आपका उत्तर न मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उत्तर गलत है। जो आपने निकाला है वो भी सही है और किताब में का जो उत्तर दिया हुआ होगा वो भी सही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच 6 ही संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। अब मान लो आप 13/4 और 3 को जोड़ के 2 से भाग दे के निकाला होगा, किसी ने 13/4 और 7/2 को जोड़ के 2 से भाग दे के निकाला होगा, तो उसकी संख्या अलग आएगी, आपकी अलग आएगी, लेकिन होगी वो दोनों, वो संख्याएं 3 और 4 के बीच की संख्या, तो उत्तर आपका भी सही होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने 2 निकाल कर बताया है, बाकी 4 आप निकालोगे। ठीक है, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना और मैं उसको ऐड कर दूंगा। आप ग्रुप में उसका आंसर सॉल्यूशन बनाकर अपलोड भेज सकते हो, हम देखकर आपको जवाब देंगे। अगर कुछ गलती होगी तो आपको रिप्लाई करके बताएंगे। ठीक, अब उसी तरह से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, बस यही मेथड करना है। दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए और 5 बार ऐसा कीजिए और निकालिए। इससे क्या होगा, आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग का भी प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो इसको मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसको आपको खुद करना है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो, और अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना। ठीक, अब आंसर लिखने में कमेंट में बट्टा कैसे लिखोगे, जैसे 3/5 है तो 3, उसके बाद आपका एक स्लैश का निशान होगा, वो स्लैश मतलब बटा होगा, ऐसा 3/5 4/5 ऐसे करके आप कमेंट में उसका आंसर देना। ठीक, तो ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो मैं फिर से बताऊँ। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब बताइए पहला कथन क्या है, ये तीन तीन कथन दिए गए हैं, ये दोनों ये सभी सही है या नहीं उसके बारे में पूछ रहा है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। पहला कथन क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या क्या होती है। प्राकृत संख्या आप जानते हो, एक से लेकर गिनती की सभी संख्या 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, अनंत तक, अनंत को ऐसे लिखते हैं, प्राकृत संख्या है। तो क्या ये पूर्ण संख्या भी है, बिल्कुल है पूर्ण संख्या। आप जानते ही हो कि पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 ऐसा, और -1 -2 -3 ये सभी क्या है पूर्ण संख्याएं हैं, इधर अनंत तक और इधर अनंत तक। तो इसमें ही तो ये संख्याएं भी आती है ना, तो ये कथन क्या है, सही है। तो आप लिख क्या कहोगे कि हाँ ये कथन सही है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। नहीं नहीं, पूर्ण संख्या क्या, ये तो हमने पूर्णांक बता दिया। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक, और प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से लेकर अनंत तक। ये तो पूर्णांक संख्या हो गया, ये आप गलती हो गया, मेरा ध्यान नहीं रहा, सॉरी। तो प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, और इसमें 0 और मिला दोगे तो ये क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्या तो है ही, सिर्फ 0 नहीं रहने से ये सारी तो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट में बताओ।
क्योंकि इसी में जीरो एक तो और मिला देने से ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो जीरो नहीं है लेकिन 1 2 3 4 तो ये पूर्ण संख्या भी है ही। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्णांक क्या होता है, ये होता है माइनस अनंत से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसा अनंत तक ये संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं। तो कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो ये बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो जीरो से लेकर और आगे तक की संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या में इसके पीछे की भी बहुत सारी संख्या है। तो ये संख्याएं तो पूर्णांक नहीं है, ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या शून्य से ही शुरू होती है और पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं उसके पहले की भी। तो आप लिख सकते हो कि हाँ ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आप साथ में कॉपी लेकर रहो और जो हम नोट्स बनाते हैं लिखते हैं उसको अपनी कॉपी में अपने तरीके से लिखना, ताकि आप जब रिवाइज करो तो उसको समझ सको। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। कैसे? परिमेय संख्या तो मान लो 4/3 भी एक परिमेय संख्या है, 2/5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 यही सारी पूर्ण संख्याएं हैं। इस तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, वो एक परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक, तो ऐसा आप उदाहरण देकर लिख सकते हो कि 4/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, 2/5 परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। और आप जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इन सबको मैं चैप्टर के लास्ट में एक समरी के तौर पे फिर से एक साथ लिखवा दूंगा, लेकिन अभी साथ साथ में पढ़ते चलो। ठीक, तो ये प्रश्नावली 1 था जिसका समाधान हमने कर दिया है। प्रश्न नंबर 3 आपके लिए छोड़ा हुआ है, इसको करके आप कमेंट में उत्तर बताना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या पढ़ लिया, पहले प्राकृत संख्या पढ़ा। ठीक, पहले प्राकृत संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, उसके बाद हमने परिमेय पढ़ा, परिमेय संख्याएं पढ़ी। अब आया अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्या जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपकी किताब में भी बताया गया है कि लगभग 400 साल ईसा पूर्व, मतलब ईसवी शुरू होने से, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्मदिन से, जो हम लोग अभी 2022 चल रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म को साल को 1 से शुरू किया गया था और उससे बढ़ते 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 अभी 2022 में हम आए हैं। और इस 1 से भी 400 साल पहले, मतलब उसको लिखते हैं 400 BC और हिंदी में लिखते हैं इतना सा यू पू। ठीक, तो ये ईसा मसीह के जन्म से भी, मतलब ईसवी की शुरुआत होने से भी 400 साल पहले ग्रीस का एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक था पाइथागोरस, के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। किन संख्याओं का? अपरिमेय संख्याओं का। उससे पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में ज्ञान इतना अधिक नहीं था, तो इसका पता लगाया था। ठीक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अंग्रेजी वाले टर्म भी साथ साथ में आप देखते रहना, जहां परिमेय संख्या लिखते हो हेडिंग में, वहां पे साथ में इरेशनल नंबर भी लिखो। ठीक है, इससे आप अंग्रेजी के शब्दों के साथ फैमिलियर हो जाओगे और आगे की क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका पता लगाया था। कहा जाता है क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में। ये भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक होता है, तो ये पूर्णांकों का अनुपात है। ये अनुपात का भी एक रूप है ना, अनुपात को भी ऐसे लिखते हो ना, 2/3, मतलब 2:3। वो आपको पीछे क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो चिंता की बात नहीं है, आगे आएगा मैं। ठीक है, तो P/, इसका मतलब है कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। किनको? अपरिमेय संख्याओं को।
पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन हिपाक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां का मतलब होता है कि लोक कथा, लोग कहते सुनते हैं, कुछ कहानियां हैं। हिपाक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इसका कारण इस बात की खोज हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो। इसी के संबंध में कुछ घटना हुई और जिसकी वजह से उसका अंत हो गया। ठीक है, जो भी घटनाएं हुई वो अपनी जगह पर हैं, हमको गणित से यहाँ पर मतलब है। ठीक है, तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने अपरिमेय संख्याओं का पता लगाया था, या फिर दुनिया को बताया। संख्याएं तो पहले भी रही होंगी, लेकिन लोगों को पता नहीं था, वो दुनिया को बताया। ठीक, अब पढ़ते हैं कि होता क्या है अपरिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि उसे p/q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक, परिमेय क्या था? परिमेय संख्या क्या थी कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें p और q पूर्णांक हो और q 0 नहीं हो, और p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक, और मैंने क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो सभी अपरिमेय हैं। ठीक, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या? परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय का मतलब क्या हुआ? कि जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है, तो वैसी संख्याएं परिमेय नहीं होंगी, मतलब अपरिमेय होंगी। ठीक, अब हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। आप जानते हो कि परिमेय संख्या कितनी है? जैसे संख्या कितनी है? अनंत। तो परिमेय संख्या कितनी है? अनंत। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या भी अनंत होती है, अपरिमित रूप से अनेक होती है। ठीक, और इनके कुछ उदाहरण हैं, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं √2, √3। इस निशान का मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। इसको कहते हैं वर्गमूल, और अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक, और इसको शॉर्ट टर्म में रूट भी कहते हैं, या अंडर रूट कहते हैं। जैसे √3 मतलब रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है। ठीक, अंडर रूट भी कहते हैं। ठीक, स्क्वायर रूट, रूट, अंडर रूट, वर्गमूल हिंदी में। ठीक है, और ऐसे लिखा गया है √2 मतलब इस स्क्वायर रूट के अंदर में 3 है। √2 मतलब इस निशान के अंदर में, वर्गमूल के अंदर में 3 है या 2 है, दो जो भी संख्या हो, इसको कहते हैं, ठीक है, रूट। तो अब मैं इसको रूट बोलूंगा, देख लेना, समझ, इसलिए मैंने आपको सब कुछ समझाया। इसको √2, √3, √15, और इस संख्या से आप थोड़ा बहुत तो परिचित हो गए पिछले से क्लास में, इस निशान से पिछली क्लास में भी देखा होगा। इसको बोलते हैं पाई। पाई, ठीक, अंग्रेजी में पाई। इसके बारे में भी ये बहुत बार आएगा जब गणित में आप आगे बढ़ोगे। 9th क्लास में भी आप त्रिकोणमिति जब पढ़ोगे उसमें भी आएगा, कोण के बारे में पढ़ोगे उसमें आएगा। तो ये पाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है, क्या है, वो डिटेल में आगे जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये 0.1011011110, ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये कुछ उदाहरण है अपरिमेय संख्याओं। अब आप कहोगे कि √2 को तो आपने कहा था कि 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर सामान्य रूप से लिखी हुई हो तो उसके नीचे में एक छिपा हुआ है, आप उस संख्या को /1 के रूप में लिख सकते हैं, और ये तो p/q हो गया, तो परिमेय संख्या ऐसा आपने बताया था। तो √2 को ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? √2 को भी तो √2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा है कि बटा में एक छुपा होता है। ठीक है, √2 को √2/1 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि ये तो p/q का फॉर्म हो गया, तो फिर परिमेय क्यों नहीं है? तो मैं कहूँगा कि p/q का फॉर्म तो बिल्कुल हो गया, लेकिन फिर भी ये परिमेय नहीं है। अब आप सोचो कि ये परिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्याओं के लिए उदाहरण परिभाषा में p/q के रूप में लिखा जाना ही बिल्कुल सब सफिशियंट नहीं है, उसके साथ कुछ और कंडीशन भी था। क्या था? कि p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, q तो पूर्णांक है और 0 भी नहीं है, लेकिन p को देखो, क्या p पूर्णांक है? p पूर्णांक नहीं है, नहीं है ना, p पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के सभी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है।
नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो इस निशान के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपकी किताब में भी कुछ लिखा हुआ है कि आपको याद होगा जब कभी हम इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं तब हम यह मान कर चलते हैं कि यह संख्या धनात्मक वर्गमूल है, अतः √4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, क्योंकि 2 का पावर 2 करने से स्क्वायर करने से आएगा 4, तो इसीलिए इसका उल्टा होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, इससे होगा 2। समझ में आया? जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार गुना करना, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का वर्गमूल 3। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 9 है स्क्वायर रूट में है, इसको ऐसे लिखते हैं, 9 को हम लिखेंगे 3 गुना, 3 गुणनखंड कर देंगे और हर एक जोड़े में से एक संख्या को हम बाहर नहीं, जैसे 3 गुना 3, 3 2 बार आया तो उससे एक 3 बाहर निकालें, और कुछ भी होता है तो उसमें से एक, ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। ये आपने पीछे क्लास में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं एक समझने के लिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो इस तरह से, ठीक। तो इसकी संख्या 2 है। लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आपको बताया जाएगा या पढ़ोगे 10वीं 11वीं में कि इसके 2 वैल्यू होते हैं। जैसे √4 लिखा हुआ है तो इसका मान 2 और -2 दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2। लेकिन -2 का स्क्वायर आप निकालो, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुना करना, तो -2 गुना -2, अब इन दोनों को गुना करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुने 2 4, तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, इसीलिए 4 का स्क्वायर रूट 2 संख्याएं होती हैं, 2 और -2 दोनों होती हैं। लेकिन अभी के क्लास में हम सामान्य रूप से यह मानकर चलते हैं कि √4 का मतलब हमारा धनात्मक वाला जो पार्ट है वही रहेगा। आगे जब क्लास में जाओगे 11th 12th में तब इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा कि 2 और -2 दोनों है, अभी उसमें से क्या लेना है उसके अलग अलग कंडीशन होते हैं, जब आएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी जानने के लिए बताया जा रहा है √4 का मतलब 2 और -2 दोनों होगा, √9 का उत्तर 3 और -3 दोनों होगा, लेकिन हम सामान्य रूप से +3 लेकर चलते हैं अभी के लिए, ठीक। 11वीं में जाने के बाद आपको वो सब चीज आएगा, उसका थोड़ा थोड़ा सा हम एक परिचय करवा दे रहे हैं आपका कि बिल्कुल नया ना लगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अब परिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जो परिमेय नहीं है, मतलब जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, ठीक। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो एक और, चलिए कुछ समस्या आ गई है, तो इसके कारण से हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं और इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार आप जब समझना शुरू कर दोगे तब धीरे धीरे गति भी बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी ही पूरा किताब पूरा चैप्टर और अन्य विषय भी हम बहुत जल्द, विज्ञान और इतिहास और आपका जो भी नागरिक शास्त्र ज्योग्राफी जो भी है सभी सब्जेक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार आप जब समझना शुरू कर दोगे हमारे आपके बीच की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आने लगेगा, जो आप नहीं समझ पा रहे हो वो मुझे समझ में आने लगेगा, तो फिर स्पीड को एक बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखें।